Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 16 of class 10th. Lesson name is Sustainable Management of Natural Resource. Students, इस जो हेडिंग है नेचुरल रिसोर्स, सभी स्टूडेंट्स को पता है कि जो नेचर से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं जैसे वाटर, फॉरेस्ट, कोल, पेट्रोल, ये सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। अपना कोई काम कर रहे हैं, पानी आप डेली में यूज करते हो, वो नेचर से मिलता है हमें, हम उसे बनाते नहीं हैं। नेचुरल मीन्स जो प्रकृति ने हमें दिया है, फॉरेस्ट, जंगल, पेड़ पौधे, उस नेचुरल रिसोर्स की कैसे मैनेजमेंट करें कि सस्टेनेबल का मतलब है कि वो भी जीवित रहें, वो नेचुरल रिसोर्स बने रहें और आगे की जनरेशन को मिलते रहें। ये नहीं कि हम उन्हें इस तरह से यूज करें कि वो फिनिश हो जाएं। सस्टेनेबल का मीनिंग कि वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी उपलब्ध रहे, नेक्स्ट से नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलते रहे, वो नेचुरल रिसोर्स हमेशा बने रहे। हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि जब हम इन नेचुरल रिसोर्स को यूज करते हैं जैसे सोयल को, एयर को, वाटर को, वो रिसाइकल्ड होते रहते हैं। कुछ रिसाइकल आपने ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ये 9th क्लास में पढ़ी थी। लेकिन कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसके कारण ये पोल्यूट तो हो जाते हैं, रिसाइकिल वैसे हो जाते हैं, लेकिन जैसे मिट्टी पोल्यूट हो जाती है, हवा, अगर हम फ्यूल यूज करते हैं, ज़्यादा व्हीकल चलाते हैं तो एयर पोल्यूट हो जाती है, वाटर पोल्यूट हो जाता है अगर हम उसमें गार्बेज फेंकते हैं, या कोई, तुमने पता है डेड बॉडी जो लोग पानी में बहा देते हैं, इस तरह से पानी को पोल्यूट करते हैं। कुछ केमिकल्स फैक्ट्री से निकलने वाले पानी को पोल्यूट करते हैं। तो उन नेचुरल रिसोर्सेज को हम किस तरह से, इस लेसन में हम पढ़ेंगे, हम नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, मेनली इसमें फॉरेस्ट और वाटर के बारे में इस चैप्टर में, कि हम उन्हें कैसे यूज करें कि वो बने रहें नेक्स्ट जनरेशन तक और उसकी क्वालिटी भी बनी रहे, एनवायरनमेंट भी पोल्यूट ना हो। इस चैप्टर में हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और इस अब की बार रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से इस चैप्टर में से केवल 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। अभी मैंने आपके पास जो सिलेबस भेजा है उसमें आपने देखा होगा 16 चैप्टर में से क्या आना है, आपका 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने हैं। तो अगर आप इस चैप्टर को थोड़ा ध्यान से पढ़ लोगे तो ईजिली उन क्वेश्चनों को अटैम्प्ट कर सकते हो। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में हम इसमें फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल और पेट्रोलियम, इस चैप्टर में इनके बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे। किसके बारे में? फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल और पेट्रोलियम। इनको हमें किस तरह से अरेंज करें, किस तरह से इन्हें मैनेज करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो, कि ये नेचुरल रिसोर्स बने रहें और हम इन्हें यूज भी कर पाएँ और नेक्स्ट जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन को भी मिलते रहे, आने वाली हर एक पीढ़ी के लिए उपलब्ध रहे। इसको ज़्यादा बुरी तरह से यूज ना करें, इसे पोल्यूट ना करें, इसे जड़ से ना उखाड़े नेचुरल रिसोर्सेज को, कि नेक्स्ट जनरेशन को मिले ही ना। जैसे फॉरेस्ट हैं, उनको, पेड़ों को काटना, जड़ से नए पौधे ना लगाना, ये क्या है? अगर हम नए पेड़ नहीं लगाएंगे तो फिर पुराने पेड़ भी ख़त्म हो गए और नए भी नहीं लगा रहे, तो ये गलत है। हम अगर पेड़ काटते हैं तो हमें नए पेड़ लगाने चाहिए। वाटर को पोल्यूट नहीं करना चाहिए। कोल और पेट्रोलियम को जितना कम से कम यूज करें वो अच्छा है। तो उसमें आगे इस चैप्टर में मेनली अवेयरनेस के बारे में भी है कि हम अगर अवेयर रहें, अवेयर मीन्स जागरूक, अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अनथिंकिंग एक्सप्लॉइटिंग ऑफ आवर रिसोर्स। अगर हम बिना सोचे समझे इनको यूज करते हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है, तो वो क्या होंगे? फिनिश हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर हम उसे, अब लोगों में ये जागरूकता आ गई है कि हमें इस तरह से इनको रफली यूज नहीं करना चाहिए। अगर हम रफली अलार्मिंग रेट पे यूज करते रहे तो एक दिन ही ख़त्म हो सकते हैं। अब लोग ये समझने लगे, ये जागरूकता उनमें आ गई है। इसी को देखते हुए गंगा एक्शन प्लान चला था। कब? 1985 में लॉन्च हुआ था ये गंगा एक्शन प्लान। क्यों हुआ था गंगा एक्शन प्लान? गंगा का जो पानी था बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो गया था लोगों की एक्टिविटी के कारण। जो बहुत सारे केमिकल्स में फैक्ट्रीज से डंप किए जाते थे, जो गार्बेज उसमें डंप होता था, और उसमें कोलीफोरिया नाम का जो ग्रुप था बैक्टीरिया का, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पा रहा था। गंगा वाज वेरी पुअर, वेरी पुअर में उसका पानी बहुत गंदा हो गया था। क्या चीज़ उसमें मिली थी? कोलीफॉर्म इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन की इंटेस्टाइन में पाया जाता है ना, ये ऐसा बैक्टीरिया था कोलीफॉर्म। ये इसकी मात्रा नापी तो कई जगह बहुत ज़्यादा पाई, तो उसे कंटेमिनेशन में बोलते हैं कि प्रदूषित हो गया पानी। अब देखो इन्होंने ये एक ग्राफ बना के दिखा रखा है, मोस्ट ऑफ प्रोबेबल नंबर,
किसका दिखा रखा है, कोलीफॉर्म कितना है। गंगोत्री में ये 10 था, फिर 100, 200, मैक्सिमम ये जो दिखाया इन्होंने थाउजेंड्स दिखा रखा है। और कई जगह पर उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो जहाँ पर ये ज़्यादा मात्रा में ये कोलीफॉर्म बड़ा हुआ है, ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है ना उसमें होता है ये। अगर वो ज़्यादा मात्रा में उसमें होगा तो पानी ज़्यादा कंटेमिनेटेड हो जाता है। तो उसको साफ़ करने का तरीका अपना रहा है गंगा एक्शन प्लान में। से गंगा में ये गार्बेज ना जाए, ये गंदगी ना जाए, और पानी को साफ़ करने की जो कोशिश की जा रही है वो जागरूकता के कारण ही तो हुआ गंगा एक्शन प्लान। और लोग उसमें कोई भी तरह का गार्बेज ना फेंके, किसी तरह की गंदगी उसमें ना फेंके। और जो सीवरेज से जो गंद आता है, फैमिली जो फैक्ट्रीज होती हैं उनके अनट्रीटेड प्लांट से जो बिना उसको ट्रीट किए केमिकल्स उसमें डाल दिए जाते हैं, उनको मना किया जा रहा है कि नहीं, और ये सब बैन किए जा रहे हैं। पोल्यूशन ऑफ द गंगा, अगर हम गंगा के बारे में पढ़ें, गंगा रन्स इट कोर्स ऑफ ओवर 2500 किलोमीटर। गंगोत्री से निकलती है 2500 किलोमीटर चलकर कहाँ जाती है ये, वेस्ट बंगाल में, गंगा सागर में, बे ऑफ बंगाल, ये इसका लास्ट पॉइंट होता है। 2500 किलोमीटर तक चलती है। और ये लगभग एक ड्रेन, एक नाले के रूप में परिवर्तित हो गई है कई जगह पर, कई सिटीज में। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, वेस्ट बंगाल में। और ये सब क्यों हुआ है, ड्यू टू अनट्रीटेड सीवेज, क्योंकि उसमें बिना ट्रीट किए सीवेज उसमें डंप कर देते हैं इन द गंगा। इसके अलावा उसमें और क्या क्या डालते हैं, हमारे जो बहुत सारी एक्टिविटी जैसे कि बाथिंग, वॉशिंग ऑफ क्लॉथ, इमर्सन ऑफ एस, उसमें राख फेंकना, किसकी अनब्रंट जो बिना जलाए शव है ना वो फेंक बहा देते हैं कुछ लोग, कुछ जला उनके शव को जलाकर और उसकी राख फेंकना, कपड़े धोना, ये सब क्या करता है, उसके पानी को पोल्यूट करता है। कई जगह तो वो इतनी पोल्यूटेड हो गई है, इतने टॉक्सिक पदार्थ उसमें चले गए, जहरीले पदार्थ, कि उससे फिश भी मरनी शुरू हो गई हैं। इसी को देखते हुए गंगा एक्शन प्लान शुरू किया था। और गवर्नमेंट ने भी क्या कर रही है, अब इसके लिए मिशन बना रही है कि इस गंगा के में कोई भी गार्बेज नहीं फेंकेगा। कई जगह इसको क्लीन करने की कोशिश की जा रही है जहाँ ज़्यादा गार्बेज है। कई एक्ट इसके लिए बनाए गए हैं। आपको पहले से पता है कुछ मेजरेबल फैक्टर हैं जिनको अगर हम यूज करें तो इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। वी यूज वेरियस एक्टिविटीज, सम pollute our environment, some are harmful, present in very small quantity, we require sophisticated equipment to measure them। कई बार इतना कम पोल्यूशन होता है या इतना हार्मफुल पोल्यूशन होता है कि हमें उसकी प्रेजेंट देखने के लिए इतने माइन्यूट पार्टिकल हवा में या पानी में होते हैं कि उसके लिए हमें इक्विपमेंट भी बहुत ही बढ़िया चाहिए ताकि वो उसको नाप ले। जैसे पीएच पेपर है, पानी में पीएच पेपर से हम नाप सकते हैं कि पानी एसिडिक है, बेसिक है या नॉर्मल है, उसका प्रयोग करके हम नाप सकते हैं। कई बार उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते, तो उसके लिए हमारे पास इक्विपमेंट होने चाहिए ताकि हमें पता चले कि ये पानी देखने में साफ दिखाई दे रहा है लेकिन ये पोल्यूटेड है। वी नीड नॉट फील पावरलेस, लेकिन फिर ये सब होते हुए भी हमें पावरलेस महसूस नहीं करना चाहिए। हम कोशिश कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए। उसके लिए मेन कोशिश क्या है, यूजिंग 5R। कई बुक्स में 3R लिख रखा है, इसमें 5R के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। रिफ्यूज, फर्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज मीन्स मना करना, से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट आर नॉट यूजफुल। अगर कोई चीज़ ऐसी है जो तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं है उसे नो, मना करना सीखो। रिफ्यूज टू बाय प्रोडक्ट दैट कैन हार्म यू एंड द एनवायरनमेंट। ऐसी चीज़ों को मना करो खरीदने से जो तुम्हारे लिए हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है। से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक के कैरी बैग ऐसे आते हैं जिसको एक बार यूज करने के बाद वो फेंकने ही पड़ते हैं, तो उन्हें मना करना चाहिए, हमें नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। सेकेंड है रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स लेस यूज। हमें चीज़ों को कम से कम यूज करना चाहिए। कैसा, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, अगर जब तक आप कमरे के अंदर है फ़ैन चला हुआ है, जब कमरे से बाहर जाओ तो उस फ़ैन को हमें ऑफ़ करना चाहिए। कोई लीकेज है किसी टैप में तो उसे बंद कर देना चाहिए। रिड्यूस मीन्स लेस यूज। अगर इसके अलावा आप खुद सोचो, जैसे कोल है, पेट्रोल है, उसको हम कम यूज कर सकते हैं। अगर व्हीकल कम चलाएंगे तो पेट्रोल कम यूज होगा, तो रिड्यूस का मीनिंग लेस यूज। रीयूज,
यूज अगेन एंड अगेन। रीयूज मीन्स किसी चीज़ को बार बार यूज करना। ये रीसाइकिल से अच्छा होता है। रीयूज इज बेटर देन रीसाइकिल, क्योंकि रीसाइकिल में तो एनर्जी का यूज होता है, लेकिन हम किसी चीज़ को अगेन एंड अगेन यूज करें तो उसे बोलते हैं रीयूज। जैसे किसी चीज़ को बोतल खरीद के लाए, कोई प्लास्टिक की चीज़ खरीद के लाए जिसमें कोई सामान आपका खाने पीने का आया है, उसके बाद उस प्लास्टिक की बोतल या उस बर्तन को हम अपने किचन में यूज कर सकते हैं, कोई सामान उसके अंदर रख सकते हैं, तो उसको अगेन एंड अगेन यूज करो। ये नहीं कि हमने एक बार किसी चीज़ को यूज किया और फिर फेंक दिया, उससे तो वेस्ट ही बढ़ेगा, उससे गार्बेज के बड़े बड़े हीप लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। रीपर्पज, दिस मीन्स व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पज। अगर किसी प्रोडक्ट को आप लेके आए, वो ओरिजिनल पर्पज के लिए अब यूज नहीं हो रहा, थिंक केयरफुली, तो उसके बारे में सोचो। यूज इट फॉर अदर पर्पज, तो उसे किसी और चीज़ के लिए यूज किया जा सकता है। जैसे क्रैक्ड क्रोकरी है, आपके घर में कोई बर्तन टूट गया है, कोई क्रोकरी टूट गई है, कोई कप टूट गया है, उसका हैंडल टूट गया है, तो उसे हम क्या यूज कर सकते हैं? उसके लिए हम उसमें प्लांट्स उगा सकते हैं छोटे छोटे। एज फीडिंग वेसल फॉर बर्ड्स, बर्ड्स के लिए उसे फीडिंग वेसल बना सकते हैं, उसमें उसके खाने पीने के लिए दाना रख सकते हैं, पानी रख सकते हैं। इस तरह से कुछ लोग करते भी हैं। रीपर्पज मीन्स उसके ये नहीं सीधा वेस्ट में फेंक देना, उसको बार बार यूज कर सकते हैं। क्योंकि तुम्हें पता है कि जो प्लास्टिक है, जो मेटल्स हैं, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, ख़त्म नहीं होती। तो उन प्लास्टिक के कंटेनर्स को, बोटल्स वगैरह को या फिर मेटल के जो कंटेनर हैं, उन्हें फेंकने से अच्छा है उनका बार बार यूज करना, किसी और पर्पज के लिए यूज कर लेना। अगर हमें इन्हें क्रोकरी चाय पीने के लिए या किसी चीज़ के लिए यूज कर रखी है और वो टूट गई, उसका हैंडल टूट गया, तो उसका नया यूज सोचो। नया यूज क्या है? नए प्लांट ग्रो करना। उसमें प्लांट ग्रो कर सकते हो आप, उन फीडिंग वेसल बना सकते हो बर्ड्स के लिए। रिसाइकल मीन्स, नेक्स्ट है रिसाइकल। दिस मीन्स दैट यू कलेक्ट प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, मेटल आइटम एंड रिसाइकल दीज मटेरियल टू मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। मीन्स पुरानी चीज़ों से, ओल्ड वन से न्यू वन बनाना। उसके लिए हमें उसे क्या करना पड़ता है? फैक्ट्री में भेजना पड़ता है। पहले हम कबाड़ी वाले को उसको दे देते हैं, फिर उससे फ्रेश प्लास्टिक है, फ्रेश नई चीज़ ना बनाकर कोशिश करते हैं कि नया फ्रेश प्लास्टिक या पेपर ना बनाकर यूज किए हुए पेपर से नया पेपर बनाना। जैसे रफ पेज आपने देखे भी होंगे, ये थोड़े येलोइश कलर के होते हैं, तो 6 या 7 बार वो रिसाइकिल हो सकते हैं। नया मटेरियल हमें कम से कम बनाना चाहिए, क्योंकि नया मटेरियल बनाएंगे तो वेस्टेज ज़्यादा होती है, हमारी एनर्जी भी लगेगी। इसके बजाय रिसाइकिल करो और थोड़ी सी एनर्जी यूज होकर हमारी पुरानी चीज़ों से ही नई चीज़ बन जाती है। इस तरह से ये 5 आर हम यूज करें तो काफ़ी कुछ अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं, वेस्ट होने से, डिस्ट्रॉय होने से, पोल्यूशन, एनवायरनमेंट को पोल्यूशन से बचा सकते हैं। आज हम इतना ही पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो आप इसको अच्छी तरह रीड करना, क्योंकि इसमें से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो जितना इस लेसन को रीड करोगे उतना ही ज़्यादा आपको समझ आएगा। ओके स्टूडेंट।